for neonatal and child care का facility यहाँ लारकानों में खुल रहा है, या मैंने इसका इनॉग्रेशन किया है। NICVD की तरह कराची में NICH भी मौजूद है, और सिंध हुकूमत ने 18वीं तरमीम के बाद बहुत मेहनत करके वो ना सिर्फ NICH की जो फैसिलिटी है उसको बेहतर करवाया है, मगर हमने इसका रीच एक्सपैंड करवाया। और जो कराची में 1 से अब 4 फैसिलिटीज़ मौजूद है, और लारकानो, नवाब शाह, दूसरे सखर और जामशोरों में हमने ये फैसिलिटीज़ इनके सेंटर्स एक्सपैंड किए हैं। और मैं समझता हूँ ये एक और मिसाल है जहाँ सिंध हुकूमत वो काम कर रहे हैं जो बाकी मुल्क में कोई और सूबाई हुकूमत या वफाकी हुकूमत इस स्पेस में या इस मैदान में इनसे मुकाबला नहीं किया जा सकता। एक तो ये जो इंटेंसिव केयर के फैसिलिटीज़ है आम तौर पे बहुत ही महंगे होते हैं। 50,000 से लेके 100,000 तक पर डे अगर आपने अपने बच्चों का इंटेंसिव केयर की इलाज करवाना है। और ज़्यादातर अगर इसमें आप सोचें कि प्रीमेच्योर बच्चे होते हैं तो उनको लंबा अरसा के लिए इन फैसिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है। और ये आप समझें आम आदमी के लिए कि बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा फैसिलिटी इधर शुरू किया जा रहा है, जहाँ इनको इंटेंसिव केयर, नियोनेटल केयर की आलमी स्टैंडर्ड्स के फैसिलिटीज़ दिए जा रहे हैं और 100% मुफ्त दिए जा रहे हैं। हमारा NICH के इंटरवेंशन के साथ साथ सिंध भर में जो हमारा चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के साथ पार्टनरशिप चल रहा है, जिसमें हम बच्चों के लिए जो इमरजेंसी फैसिलिटीज़ है वो भी आलमी स्टैंडर्ड्स के 100% मुफ्त प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। सिंध के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और ये ड्यूअल इंटरवेंशंस के नतीजे में हमने सिंध हुकूमत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत शुरू होने से पहले जो शराय-अमवात थे, हमारे बच्चों के शराय-अमवात, मदर्स के जो शराय-अमवात में वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा थे। और इन इंटरवेंशंस के बाद अब सबसे ज़्यादा कमी बच्चों के शराय-अमवात सूबा सिंध में हो रहे। और ये मैं समझता हूँ हुकूमत सिंध का बहुत बड़ा कामयाबी है, जो कि क्वालिटेटिवली, क्वांटिटेटिवली, स्टैटिस्टिकली डेमोस्ट्रेट भी किया जाता है। अवाम को ये सहूलत फरहम करना हम समझते हैं कि हमारा फ़र्ज़ है, हमारा काम है। जो प्रायोरिटी था वो ये कि मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो फ़िक्रमंद रहे होते हैं वो अपने बच्चों के लिए कोई फ़िक्रमंद हो सकता है। तो हमारा हाई प्रायोरिटी पे यही था कि हमने सिंध के बच्चों की ज़िंदगी बचाना है और ये सेहत की सहूलियात उनको ना सिर्फ पहुँचाना है मगर 100% मुफ्त इसलिए पहुँचाना है कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फ़लसफ़ा है कि हमने आम आदमी को, पसमानदे इलाके को वो सहूलतें फराहम करने हैं जो कि आलमी दुनिया में या अमीर तरीन लोगों को दिया जाता है। इस वक्त पाकिस्तान में एक अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस है, एक मुआशी तौर पे मुआशी मुश्किलात है अवाम के लिए, और जो आम आदमी का तनख्वाह है वो खुद उनके गुजारा नहीं हो रहा है। तो हमारा कोशिश ये है, पीपल्स पार्टी की जहाँ जहाँ भी हुकूमत है उनका हमारा कोशिश ये है कि हम इस अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए इस किस्म के मंसूबे लेकर आए जिससे हम अवाम के ऊपर ये मुआशी बोझ भी कम किया जाए। तो इस किस्म के इंटरवेंशन से ना सिर्फ हम सेहत के मैदान में आलमी सतह के इंस्टीट्यूशंस बना रहे हैं, ना सिर्फ हम शराय अमवात को
नीचे लेकर आ रहे हैं और सिंध में बाकी सूबों के मुकाबले में सबसे तेजी कमी आ रहा है हमारा शराय अमवात, मगर साथ साथ जो एकोनॉमिक लिहाज से एक अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस है, गरीब अवाम की खिदमत का जो हमारा कायदे अवाम और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की मंशूर है, उस पर अमल दरामद किया जा रहा है। और यहाँ लड़कानों में मैंने पहले जो चाइल्ड लाइफ इमरजेंसी फैसिलिटी है उसका इफ्तिताह किया, और आज मैं सिंध इंस्टीट्यूट फॉर नियोनेटल चाइल्ड केयर के जो फैसिलिटी है वो इफ्तिताह कर चुका हूँ। मैं लड़कानों के अवाम की तरफ से वज़ीर आला सिंध का और हमारे सेहत के वज़ीर का बहुत शुक्रगुजार हैं कि ये फैसिलिटी अब लड़काना में मौजूद है, और हमारा कोशिश ये है कि इंशाअल्लाह ताला हर साल हम मज़ीद डिस्ट्रिक्ट्स में ये फैसिलिटी पहुँचा के हमारा अवाम का ये बहुत बड़ा मसला का हल निकाल सके। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जहाँ तक आपकी मीशत के हवाले से सवाल है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि हुकूमत की तरफ से ये तरक्की के दावे मीशत बेहतर होने के बातें तो हो रहे हैं। आलमी सतह पे जो पाकिस्तान की मुआशी इंडिकेटर्स है, कागजी तौर पे हमारे जिन इदारे हैं जो ये चीज़ें देखते हैं उनकी रिपोर्ट तो यही होगा कि पाकिस्तान की मीशत बेहतर चल रही है। अगर पाकिस्तान का मीशत का हमने आई थिंक सवाल ये बनता है कि आपका टेस्ट क्या है कि पाकिस्तान की मीशत बेहतर है। अगर आपका टेस्ट सिर्फ ये है कि आपने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचा दिया, तो डिफ़ॉल्ट से बेहतर तो सूरत हाल है हमारा मुआशी। मगर अगर आप आम आदमी से पूछे कि क्या आपका मुआशी तरक्की हो रही है, और आप आम आदमी से वो उनके सवाल के जवाब सुने, तो फिर मैं समझता हूँ वो बेहतर एक टेस्ट होता है कि मईशत के असल हालात क्या है। और हकीकत ये है कि पाकिस्तान में एक अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस है। लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। खाने पीने के जो अखराजात है, घर चलाने के जो अखराजात है, बच्चों को तालीम दिलवाने के जो अखराजात है, इलाज करवाने का जो अखराजात है, वो अब लोगों के क़ुव्वत ख़रीद से बाहर होते जा रहे हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोशिश यही रहा है कि हम गरीब अवाम को वो फैसिलिटीज़ पहुँचाए, 100% मुफ्त फैसिलिटीज़ पहुँचाए, ताकि ये मसला कम किया जाए। हुकूमत का, वफाकी हुकूमत के अपने इंटरवेंशंस हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुख्तलिफ एजेंडे आइटम्स पे अपनी राय रखती है, अपने मंशूर रखते हैं, अपने नुक्ते नज़र रखते हैं। जैसे आपकी निजकारी की जो सवाल थी, निजकारी के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक अलग पर्सपेक्टिव रहा है। हम समझते हैं जो हमारे लिए बहुत कामयाब तरीक़ेकार रहा है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का तरीक़ेकार रहा है, और हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू ये साबित कर दिया है कि हम ना सिर्फ अवाम को बेहतर सहूलतें दिलवा सकते हैं, मगर जो हमारे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जो पोर्टफोलियोज़ है, चाहे वो सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी हो, या मेरा कराची थटा ड्यूअल कैरेजवे हो, या ये बाकी जो झिल्क मुलाकातिया जो आपकी ब्रिज है वो हो, ये तमाम पब्लिक प्राइवेट के पार्टनरशिप के इनिशिएटिव्स ना सिर्फ हमने अवाम को डिलीवर किया है, मगर मुआशी तौर पे वो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कुछ हमारा नुक्ते नज़र ये है कि हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रेफरेंस देते हैं। हुकूमत, मैं समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत को अगर अपने ही मुआशी बहरान को एड्रेस करना है, और ख़ास तौर पे जो वफाकी हुकूमत की जो फिस्कल स्पेस की बात किया जाता है, तो उसमें एक अहम किरदार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का हो सकता है, और हुकूमत को इस पर गौर करना चाहिए। सिंध हुकूमत के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की कामयाबियाँ से सीखना चाहिए कि कैसे ये वफाकी सतह पे या दूसरे सूबे पे सिंध हुकूमत की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की मॉडल
जो आलमी सतह पे इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने इसको 6 नंबर रीजनली रेट किया गया है कि इसको दूसरे सूबे पे और वफाकी सतह पे भी इम्प्लीमेंट किया जाए। जहाँ तक हम बहुत शुक्रगुजार हैं वज़ीर आज़म साहब के, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, जो कि नून लीग का कायद हैं, कि उन्होंने अपना वफद कल भेजा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो 18 साल बाद हमारा बरसी थी, उस पर ना सिर्फ वो गरी खुदा बख्श के हमारे पास घर पे आए और वो इस ही के हवाले से आए थे, और इसके अलावा ना कोई सियासी बात हुआ ना कोई और बात हुई। जहाँ तक लंबी इनिंग्स की बात है, ये तो अवाम फैसले करेंगे, अवाम फैसले करेंगे कि कौन लंबी इनिंग्स खेलेंगे या नहीं खेलेंगे और कौन से कॉम्बिनेशंस खेलेंगे। मैं समझता हूँ, कल मैंने अपने तकरीर में भी कहा कि सियासी जमातों को सियासी रास्ते निकालने चाहिए, और अगर इस पे काम किया जाता है और हम सब मिल के ऐसे माहौल बनाते हैं जिससे सियासत के लिए मज़ीद गुंजाइश निकले, तो ये पाकिस्तान के मफाद में है, पाकिस्तान के अवाम के मफाद में है। जो हमारे इश्यूज़ है, मुआशी मुश्किलात है, कौमी सलामती के सवाल है, ये इनके जो लॉन्ग टर्म हल है वो किसी एक जमात की लंबी इनिंग से नहीं, वो जेन्युइन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से कायम किया जाता है। और उस जेन्युइन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को कायम करने के लिए सारे सियासी क़ुव्वतों को सियासत में जो हमारे बड़े हैं उनको सोचने चाहिए कि हम कैसे और क्या इक़दामात उठाएं ताकि हम उस नतीजे पे पहुँचें। तो मैं तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की नज़रिए और मंशूर के मुताबिक ही बात करूँगा, और कौमी इश्यूज़ के साथ साथ मुआशी इश्यूज़ के साथ साथ जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की आखिरी सियासी पैगाम थी, वो सियासी मुफाहमत के लिए, ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन के लिए, तो उस पर मैंने ज़रूर बात करना था। मैं उसका ये मतलब नहीं था कि मैं किसी एक सियासी जमात के बारे में बात कर रहा हूँ, मगर मैं ओवरऑल पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, इस मुल्क की तरक्की, इस मुल्क की मुआशी तरक्की, हमारी जमहूरियत की तरक्की, हमारी मुल्क की भला इसमें है कि हम पाकिस्तान की सियासत को उस नतीजे में लेकर आएँ। उसमें हुकूमती जमातें, हुकूमत के साथी वाले जमातें को भी एक किरदार अदा करना पड़ेगा, और साथ साथ जो हमारा अपोजिशन की जमातें हैं उनको भी एक रिस्पॉन्सिबल किरदार अदा करना पड़ेगा। अगर सियासत इंतहा पसंदी की सियासत किया जाएगा तो फिर मेरा ख्याल में उस इंतहा पसंदी वाली सियासत के जवाब में जो सख्ती होती है उस पर शिकायत नहीं होना चाहिए। अंग्रेजी में एक कहावत है, इफ़ यू कांट स्टैंड द हीट गेट आउट ऑफ द किचन। और अगर एक तरफ आपके लीडर पे एक छोटी सी नैब केस बनने पे और एक छोटा सा गिरफ्तारी के रद्द अमल पे आप हमारे कौमी इदारे पे हमला करेंगे, फिर बाद में आप ऐसे शिकायत ना करें कि कानून और आइन के मुताबिक आपके खिलाफ एक्शन होगा। कल मैंने करी खुदा बख्श में पीपल्स पार्टी के जवालों से यही जवाब सवाल पूछा, और आपसे भी मैं वही सवाल करता हूँ कि ये तो पीटीआई की बात हो रही, राइट? आप सोचें कि कोई और पीपल्स पार्टी अगर ये कदम उठाती तो हमारे साथ क्या हशर किया जाता। इनके साथ तो कुछ हो ही नहीं रहा है। हमारे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक्सपीरियंस रहा है, हमारा जो तारीख है, उसके मुताबिक हम तजवीज़ देते हैं, और हमारा तजवीज़ यही है कि ये इंतहा पीटीआई के लिए भी कि वो इंतहा पसंदी की सियासत छोड़ दे,
وہ اپنا سیاست کو سیاست کے دائرے میں واپس لے کر آئے. یہ ان کی سیاست کے لیے، ان کی سیاسی جماعت کے لیے، ان کی سیاسی کارکنوں کے لیے بہتر فیصلے ہوگا، اور اس کا اثر پورے ملک کی سیاست پہ بھی، پاکستان کی جمہوری سیاست پہ بھی مثبت ہوگا. جہاں تک ہمارے مفاہمت کی سیاست ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی فلسفہ ضرور ہے، مگر سب سے بڑا کردار اس پہ عمل درآمد کرنے کا صدر زرداری کے پاس ہے. اور صدر زرداری نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ 18ویں ترمیم ہو، NFC ایوارڈ ہو، وہ پہلے سویلین حکومت جو 5 سال مکمل کرنے والی بات ہو، تمام مفاہمت کی سیاست کے نتیجے کسی ایک سیاسی جماعت سے نہیں، تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ اس کے نتیجے میں وہ ملا تھا. ہمارا الیکشن کے بعد پہلے دن سے اور کل تک اپنا تقریر میں یہی موقف رہا ہے. ہمارے جماعت کے اندر بھی میرا موقف یہی رہا ہے کہ صدر زرداری کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. صدر زرداری ہی کے پاس یہ نہ صرف تاریخ ہے مگر باقی تمام پاکستان کے عوام کا اعتماد ہے کہ صدر صاحب میں وہ صلاحیت ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں اور سیاست میں وہ مفاہمت کا کردار ادا کر سکتا ہے. جو موجودہ حالات ہیں ان کا کوئی یونیک ڈائنامک ضرور ہے. ایک طرف سے پاکستان کے دونوں بارڈرز پہ حالات جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں. ایک طرف بھارت کے ساتھ جو ہوا، دوسری طرف جو افغانستان کے ساتھ حالات ہوتے جا رہے ہیں. اندرونی حالات دہشت گردی کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے ہیں کہ کس تیزی کے ساتھ یہ دہشت گردی کی میں اضافہ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر. ان صورتحال میں جو کردار ہمارا اپوزیشن جماعتوں کا ہے وہ سب سے اہم ہے. اگر انہوں نے ایک انتہا پسند تنظیم کی طرح کام کرنا ہے تو ریاست کا رویہ وہی ہوگا، اور باقی سیاسی جماعتوں کے لیے جو سپیس ہے ان سے انگیج کرنا وہی ہوگا. اگر ان کا رویہ کوئی سیاسی بنتا ہے تو پھر ان جماعتوں کے لیے شاید کوئی سیاسی گنجائش نکلے کہ وہ بھی ایسا کوئی سیاسی کردار ادا کر سکے جس سے ہم پاکستان میں جو سیاسی تقسیم ہے، پاکستان میں جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے، وہ کم کیا جا سکے. تو میرا ماننا یہ ہے کہ یہی طریقہ ہے آگے بڑھنا ہے. بڑھنے کے لیے آج نہیں تو کل وہ صورتحال ہمیں بنانا پڑے گا، ورنہ نقصان ملک کا ہوگا، عوام کا ہوگا. ابھی تک شاید وہ حالات نہیں بنے، مگر ہم امید کر سکتے ہیں کہ آگے جا کے ویسے ہی حالات بنے. ایک تو میں بہت خوش ہوں کہ مولانا صاحب آیا بھی تھا کراچی میں، ان کی سیاسی ایکٹیویٹیز بھی تھے یہاں، لاڑکانہ میں بھی تھے. ہم تھوڑا مصروف تھے ورنہ میں ضرور ٹائم نکالتا اور خود ان سے جماعت سے انٹریکٹ بھی کرتا. جہاں تک الیکشنز کی بات ہے، پاکستان پیپلز پارٹی، میں نے اپنے فاؤنڈیشن کی تقریر میں اور جو ہماری پارٹی کی میٹنگز میں اس بات پہ ہم زور دیتے آ رہے ہیں کہ الیکشنز تو ایونچولی تو ہوں گے. میں جلدی الیکشنز کا تو کوئی مطالبہ یا بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہوں گے تو صحیح. اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ ان الیکشنز سے پہلے ہم ایسے اقدامات اٹھائے کہ الیکشنز کے جو صاف و شفاف الیکشنز کیا جا سکے.
और उसमें अगर कोई अमेंडमेंट्स लेकर आना पड़ेंगे, कोई कानून में तब्दीलियाँ लेकर आने पड़ेंगे, हमें अपने अवाम का एतमाद हमारा इलेक्शन कमीशन में और इन इदारे में इसमें इजाफा करना पड़ेगा। कल इलेक्शंस करने के कोई फ़ायदा नहीं अगर फिर से आरओ इलेक्शन, फिर सेलेक्टेड इलेक्शन, फिर ये फॉर्म फलां के इलेक्शन के इल्ज़ाम लगना है। तो मैं समझता हूँ कि अभी जबकि टाइम है और दीवार पे लिखा हुआ है कि कोई जल्दी तो इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, तो इस टाइम में जो सीरियस सियासी क़ियादत है, जैसे कि मौलाना फजल रहमान साहब है, दूसरे सियासी जमातों हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, हुकूमत की जमातें हैं, हमें ये कोशिश करना चाहिए कि हम ऐसे इस्लाहात लेकर आएँ जिससे हम इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स कह सके, जिसमें हमारे अवाम के एतमाद, बाकी सियासी जमातों का एतमाद हमारे इलेक्शन के वाले इदारे में इजाफे हो। मसलन हाल ही में पंजाब में बाई इलेक्शंस हुए, उन बाई इलेक्शंस में जो कैंडिडेट्स के ना सिर्फ कैंडिडेट्स का एतराज़ात थे, मगर जो मीडिया में एतराज़ात उठाए गए, जो इंतज़ामिया के बारे में एतराज़ात हुए, मैं नहीं चाहूँगा कि चाहे वो मज़ीद बाई इलेक्शंस हो या जनरल इलेक्शंस हो, वो इन हालात में बने जहाँ वो मज़ीद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा किया जाए। जहाँ तक आपका मुफाहमत की बात है, वो मुमकिन ही नहीं है जब तक सियासी जमातों अपने सियासत की दायरे में वापस लेकर आएँ, और ये अपोजिशन को भी करना पड़ेगा और एक हद तक हुकूमत को भी इक़दामात ऐसे उठाने चाहिए। पार्लियामान को फ़ाल करना चाहिए, पार्लियामान को ऐसे इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत से ऐसे इक़दामात सियासतदानों को, सियासी कारकुनों को उठाना पड़ेगा ताकि हम अपने सियासत में एक दूसरे की बर्दाश्त की गुंजाइश निकाल सके। जहाँ तक कोई 28th अमेंडमेंट की बात है, कोई 28th अमेंडमेंट पे अभी तक ना 26th अमेंडमेंट के दौरान, ना 27th अमेंडमेंट के दौरान, ना कोई मुस्तकबिल की अमेंडमेंट के दौरान ऐसा कोई पॉइंट उठाया गया है हमारे साथ हुकूमत की तरफ से, ऑफिशियली या अनऑफिशियली। ये बातें सिर्फ मीडिया के हद तक चल रही हैं और मीडिया वाले ही चला रहे हैं, और उनके हक है कि वो जो इशू उठाए, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ इस पे वाज़ेह हैं और हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर और नज़रिया के मुताबिक ही चलेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू जारी थी। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि सिंध हुकूमत ने 18वीं तरमीम के बाद शोबा सेहत को बेहतर बनाया। शोबा सेहत में सिंध हुकूमत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अवाम को इलाज मुआलजे की बेहतर सहूलत देना जरूरी है। बच्चों की जिंदगियां बचाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान अभी मुआशी मुश्किलात का शिकार है। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि कोशिश है आम आदमी की मुश्किलात कम की जाएं।